गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था ये बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। हमने जो लास्ट टाइम जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने एल्केन्स स्टार्ट किया था, और जो एल्केन्स है एल्केन्स में हमने स्टडी किया था बेसिक ऑफ एल्केन्स कि हमारे पास एल्केन्स किस टाइप के हो सकते हैं, और उसके साथ हमने इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स स्टडी किया था। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था इसमें आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, और हमने उसमें देखा था कि जो हमारे पास आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पे दो टाइप, एक ही टाइप के आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं जनरली, स्ट्रक्चर आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है और जिसका स्ट्रक्चर रहता है वो डिफरेंट रहता है। उसके बाद जिसमें हमारे पास सेकंड टॉपिक आता है, सेकंड टॉपिक है, अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें, सेकंड टॉपिक इसमें आता है सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स, या हम कह सकते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। इसमें जो हमें स्टडी करना है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट मेथड इज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जैसे इसके नेम से सजेस्ट हो रहा है कैटालिटिक मीन्स ये किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा, जनरली हम इसमें यूज करते हैं निकल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम। हाइड्रोजनेशन मीन्स यहाँ पे क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास दो टर्म्स होती है, हाइड्रोजनेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजनेशन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम मोलिकुलर हाइड्रोजन यूज करेंगे H2, ये हमारे पास कैटलिस्ट हो गया। ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स वो कार्बन हाइड्रोजन होगा जनरली, और अनसैचुरेटेड मीन्स वहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, लाइक CH2 एंड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो इसमें जो जनरली रिएक्शन होती है वो इस तरह से होती है, जैसे मेरे पास कोई भी मैं एक हाइड्रोकार्बन लेता हूँ, लाइक जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, हम यूज करते हैं इसमें, हम जनरली रेनी निकल यूज करते हैं। रेनी निकल क्या होता है, रेनी निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम हो गई, ये बेस्ट कैटलिस्ट है। जब इनकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं, जो इस तरह की रिएक्शन होती है वो रिएक्शन एक एफिशिएंट, हम उसको कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती है, और जो प्रेशर होता है वो भी एक नॉर्मल प्रेशर रहता है। मीन्स हम नॉर्मल जो एक लैब की कंडीशन होती है, हम उस कंडीशन में भी हम रिएक्शन को ईजिली परफॉर्म करा सकते हैं, और जो यील्ड रहती है रिएक्शन की वो बहुत अच्छी यील्ड रहती है, हाई यील्ड होती है। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव जो रिएक्शन की यील्ड रहती है वो यहाँ पे हाई रहती है जब हम रेनी निकल प्लेटिनम यूज करते हैं। और रेनी निकल होता क्या है कि रेनी निकल को हम कैसे फॉर्म करते हैं। रेनी निकल क्या होता है, जनरली हमारे पास निकल एल्यूमिनियम के एलॉय को हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। जब हम रेनी निकल एलॉय को, जब हमारे पास जो निकल का एक एलॉय है निकल एल्यूमिनियम, हम उसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम है वो उसमें डिजोल्व हो जाता है, और जो हमें वहाँ पे मिल जाता है वो मिलता है हमें रेनी निकल। हम कह सकते हैं कि निकल का जो एलॉय है निकल एल्यूमिनियम को हम उसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें रेनी निकल मिल जाता है। इसमें जनरली जो कैटलिस्ट रहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो कैटलिस्ट रहते हैं फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट होते हैं, और जो रिएक्शन होती है एडजॉर्प्शन बेस्ड रिएक्शन होती है, जो इसका मैकेनिज्म होता है एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे ये रिएक्शन होती है। एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है, हम रिएक्शन कर रहे थे जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेनी निकल, प्लेटिनम भी हो सकता है और प्लेटिनम, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट हो सकते हैं। हमें मिलेगा क्या, CH3। ऐसे अगर मैं एल्काइन लेता हूँ कोई, जो रिएजेंट रहेगा वो सेम CH3। ये हमारे पास रिएक्शन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की,
हमारे पास यहाँ पे कोई डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये हमारे पास डिफरेंट हो गए। यहाँ पे कोई, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ लाइक RCH डबल बॉन्ड CH R डैश, R और R डैश जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R और R डैश मीन्स कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे जो R और R डैश है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर मैं इसको सेम रेन निकल के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा RCH2 CH2 R डैश, मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन में एक अगर मैं बात करूँ, अगर हम रिएक्शन को सिंपल निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराते हैं तब हमें रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली उस केस में हमें ज़रूरत होती है, मैं एक रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, मेरे पास ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है 523 से 573 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो जब हम सिंपल निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हमें वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन अगर रेनी निकल और प्लेटिनम हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तब हमें वहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती है। तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 बनेगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन ही, हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन्स। हमारे पास इस तरह की रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेबेटियर रिएक्शन, SABTIER, सेबेटियर रिएक्शन एंड सैंडर्न रिएक्शन। और हम सिंपली बोलते हैं रिडक्शन में हम इसको बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड गया वो रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में बात करें तो हमारे पास वो क्या रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, इसमें जनरली इतना ही है। और जो हमारे पास ये निकल एलॉय होता है ये लाइट ग्रे कलर का होता है, पाउडर होता है। और जिसका जनरली मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 2800 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। ये हमारे पास रिएक्शन होगी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमें जनरली रेनी निकल प्लेटिनम हम इसमें यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है वो हमारे पास सेकंड रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। हम सेकंड वुड्स रिएक्शन को स्टडी करेंगे। वुड्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड होते हैं। अल्काइल हैलाइड को हम मोलिकुलर सोडियम की प्रेजेंस में, और जो हमारे पास सोलवेंट रहता है वो रहता है ड्राई ईथर, उसकी प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करते हैं और हमें जो मिलता है वो एल्केन्स मिलता है। जो हमें यहाँ पे मिलेगा एल्केन्स, क्योंकि हम एल्केन्स स्टडी कर रहे हैं तो हमें जो मिलेगा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हम जो सेकंड रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ हमारे पास क्या होता है, अल्काइल हैलाइड RH प्लस साथ में होती है मोलिकुलर सोडियम प्लस XR, और हमारे पास यहाँ पे सोलवेंट रहता है ड्राई ईथर, हमें मिलेगा R प्लस 2NaX सोडियम हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को जब हम सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा एल्केन प्लस दिस वन इज एल्केन प्लस सोडियम हैलाइड। ये हमारे पास रिएक्शन होगी। इसमें अगर मैं बात करूं मोलिकुलर हाइड्रोजन होता है, जो सोलवेंट होता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हमारे पास क्या होता है, जैसे ड्राई ईथर होता है हमारे पास जनरली वो होता है डाईथाइल ईथर C2H5O
C2H5 और मैं इसको लिख सकता हूँ CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2। ये सोलवेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ड्राई ईथर का मतलब है यहाँ पे, ड्राई ईथर का मतलब ये नहीं कि सॉलिड फॉर्म में है। ड्राई ईथर का मतलब है कि इसमें वाटर नहीं है। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट ड्राई होता है, एब्सोल्यूट ड्राई, और हम कह सकते हैं वाटर फ्री। इसमें वाटर नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि हम इसमें यूज कर रहे हैं सोडियम मेटल। और अगर हम सोडियम मेटल, अगर हमारे जो सोलवेंट है जिसमें हम अपने अल्काइल हैलाइड को डिजोल्व कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं पे वाटर हुआ तो सोडियम क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस, और वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, वॉयलेंट रिएक्शन होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होने से क्या मे बी ये होगी, जो हमारा मोलिक्यूल है वही डिकम्पोज हो जाए, जिसके साथ हम रिएक्शन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। अगर वही डिकम्पोज हो गया तो जो रिएक्शन में हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमारा वो वहाँ पे पर्पज नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसलिए जनरली ये जो रिएक्शन रहते हैं बहुत केयरफुली हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। और जो हम रिएक्शन होती हैं इसमें हम यूज करते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर में हम कई जगह THF भी यूज करते हैं। THF होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। दिस वन हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन एंड दिस वन हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं हम टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ये भी एक ईथर ही है। ऑक्सीजन रहता है, ये साइक्लिक है और ये सिंपल साइड चेन है। तो उसके बाद हम वुड्स रिएक्शन स्टडी कर रहे थे। हाँ, एक अगर मैं वुड रिएक्शन में रिएक्टिविटी की बात करता हूँ, रिएक्टिविटी मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो ये अल्काइल और हैलाइड के बीच में वो बॉन्ड ब्रेक होगा। मीन्स जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा, जो रिएक्टिविटी होगी रिएक्शन की वो उतनी ही ज़्यादा होगी, या रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा वो उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। इससे हम जल्दी हमारे पास रहता है अल्काइल, हम आयोडाइड की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर X हमारे पास आयोडाइड है, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड। फ्लोराइड ये रिएक्शन नहीं छोड़ते, क्योंकि फ्लोराइड केस में रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट रहती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। आयोडाइड केस में होता है, जैसे मेरे पास अगर मेरे पास CH3 आई है, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल आयोडाइड के केस में क्या होता है कि जो मिथाइल और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का कहते हैं साइज ज़्यादा है, यहाँ ब्रोमीन का साइज उससे कम है, क्लोरीन का साइज उससे कम है। क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है। तो जो कार्बन और जो आयोडीन की जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रही है, वहाँ पे उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो इतना एफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो उसी वजह से क्या होता है कि जो बॉन्ड होता है ये वीक होता है, और इसलिए जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन रहती है फास्ट रहती है। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर जो रहता है वो इस तरह से रहता है, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड। अब हम स्टडी कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में सेकंड बात क्या है कि अगर हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड हम यूज कर रहे हैं, अगर वो सिमेट्रिकल है, जो अल्काइल हैलाइड से हम रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, अगर वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल इन द सेंस मीन्स वहाँ पे अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, अगर वहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो ये रिएक्शन क्या रहती है, ज़्यादा एफिशिएंट रहती है। क्योंकि जो हमारे वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो वहाँ पे जो यील्ड रहती है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा रहती है। अब यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा रहती है हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर वहाँ पे अनसिमेट्रिकल अगर जो अल्काइल ग्रुप है, अगर वहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, मीन्स वहाँ पे जो ओड नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, ओड नंबर ऑफ कार्बन आइटम में क्या होता है हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे अगर हम पहले हम इवन नंबर का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ओड नंबर का डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे पास है CH3 CH2 Br प्लस 2 सोडियम प्लस CH3 CH2 Br, और हमने इसमें डाला ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। ड्राई ईथर इज ए सॉल्वेंट। तो इस केस में हमारे पास बनेगा क्या, इस केस में हमारे पास बनेगा, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, जिसमें हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होगी CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या
इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, दोनों सिमेट्रिकल है। अगर मैं यहाँ पे एक सिमेट्रिकल लेता हूँ और एक अनसिमेट्रिकल लेता हूँ, उस केस में हम क्या देखते हैं, ओड नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। उस केस में हम देखते हैं जैसे मेरे पास एक मिथाइल ब्रोमाइड है प्लस सोडियम प्लस, और एक मैंने लिया इथाइल ब्रोमाइड। और ड्राई ईथर, यहाँ पे सॉल्वेंट सेम रहेगा। जब हम उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे अगर ये इसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे तब भी सेम प्रोडक्ट था। अब हम देखते हैं CH3 CH2 CH3 प्लस 2NaBr। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ रिएक्ट करे, CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br। तब हमारे पास क्या बनेगा, CH3 प्लस ये इटसेल्फ खुद से रिएक्ट कर सकता है। तब हमारे पास क्या बनेगा, मैं इसी के साथ लिख रहा हूँ, प्लस CH2 CH3 CH2 CH3। तो मीन्स हमारे साथ हम यहाँ पे बात करें एन-ब्यूटेन के साथ साथ मिथीप्रोप, एन-प्रोपेन भी हमें मिलेगा, इथेन भी हमें मिलेगा यहाँ पे। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकते हैं अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्काइल ब्रोमाइड लेके हम रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्काइल ब्रोमाइड लेके रिएक्शन करा रहे हैं तब हमें वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। जनरली जो रिएक्शन की यील्ड रहती है इसमें अच्छी यील्ड किसी केस में आती है जब हम सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लेकर हम रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं, लिमिटेशंस मीन्स अगर जब हम अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, अगर उस पर कोई एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप इन द ग्रुप सेंस OH हो सकता है, CH हो सकता है, COOH हो सकता है, NO2 NH2 एटसेट्रा। अगर इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करा सकते, क्योंकि जो हम डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे चाहते हैं एल्केन्स, वो हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा। सेकंड, हम इस रिएक्शन की हेल्प से मीथेन को नहीं बना सकते, CH4 कैन नॉट बी सिंथेसाइज। और लास्ट इसमें एक और हम इसमें जो हम अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, हम उसमें जो R ग्रुप है वो हाईली बल्की नहीं ले सकते। मीन्स हम टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करा सकते। हम दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड एंड थर्ड इज रिएक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म विद टर्सरी, T फॉर टर्सरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और इसमें ये इसकी लिमिटेशन होगी। इंपॉर्टेंस इसकी, अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ, इंपॉर्टेंस यहाँ पे इसकी यही है कि हम जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सिंथेसिस हम कर रहे हैं उसमें हम जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम को इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स R ग्रुप हम अपनी मर्जी से यहाँ पे चूज कर सकते हैं, कोई भी डिजायर्ड हम R ग्रुप चूज करते हैं तो R और R आपस में ऐड होंगे। तो मीन्स एक अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल अगर हमारे पास कोई है तो हम उसके डिफरेंट नंबर यूज करके हम डिफरेंट जो लेंथ है वो अल्केन्स की या अल्काइल की जो वहाँ पे लेंथ हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये इसकी एक इम्पोर्टेंस होगी। इसके बाद आती है इसकी मैकेनिज्म। जहाँ पे जनरली जो रिएक्शन है वो दो टाइप से परफॉर्म होती है। एक हमारे पास सोल्यूशन फेज में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, एक हम करते हैं वेपर फेज में। जब हम सोल्यूशन फेज में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तब रिएक्शन कैसे होती है, तब हमारे पास वहाँ होता है ऑर्गेनोसोडियम। वहाँ रिएक्शन जो परफॉर्म होती है वो ऑर्गेनोसोडियम की हेल्प से होती है, SN2 मैकेनिज्म होता है। और जब हम रिएक्शन को करते हैं वेपर फेज में जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। अभी हम उसको देखते हैं कि जो रिएक्शन है वो किस तरह से होती है। अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे।
अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म कि मैकेनिज्म क्या हो सकता है। एक तो है हमारे पास थ्रो द इंटरमीडिएट ऑफ ऑर्गेनोसोडियम अब इस केस में रिएक्शन कैसे होगी। ऑर्गेनोसोडियम मीन्स रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में हो रही है। हमारे पास सोडियम की मेटल की अगर मैं बात करूं Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, या हम इसकी कह सकते हैं कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होगी। 2 8 एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं मेरे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ओके, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्स क्या है यहाँ पे हैलाइड ग्रुप है, कोई भी हैलाइड की अपनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या हम कह सकते हैं कि उसका कुछ ना कुछ इंडक्टिव एक्ट होगा। जो एरो है, एरो रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे अटैक करेगा, R प्लस एक्स नेगेटिव। और साथ में क्या हमारे पास रिएक्शन में Na पॉजिटिव अवेलेबल है, और Na पॉजिटिव, दिस वन इज सोडियम हैलाइड, और यहाँ पे आएगा R नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस वन इज अल्काइल सोडियम की अगर हम बात कर सकते हैं, दिस वन इज अल्काइल सोडियम, दिस वन इज सोडियम हैलाइड। अभी अल्काइल सोडियम क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, दिस वन, यहाँ से X क्या होगा, बाहर होगा, और जो X यहाँ से निकलेगा X नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, R प्लस NaX, सोडियम हैलाइड Na पॉजिटिव X नेगेटिव। अब यहाँ जो रिएक्शन हो रही है, सॉरी मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जो रिएक्शन है सोल्यूशन फेज में, सोडियम नहीं, यहाँ पे है सोल्यूशन फेज। जो रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रही है सोल्यूशन फेज में हो रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा जो रिएक्शन है वो इस तरह से परफॉर्म हुई है, उसके लिए यहाँ पे एविडेंस है। एविडेंस मीन्स हम एविडेंस की बात करेंगे। एविडेंस में क्या है कि जनरली जो हमारे पास ऑर्गेनिक में जितनी हम रिएक्शन की बात करते हैं वहाँ पे साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे साइड प्रोडक्ट की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो साइड प्रोडक्ट बना है वो किस वजह से बना है। अब अगर साइड प्रोडक्ट बन रहा है तो मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई रिएक्टिव स्पीसीज यूज हुई है, जैसे यहाँ पे अल्काइल सोडियम है मेरे पास, सपोज करो जैसे ये है CH3 CH2 अल्काइल ब्रोमाइड, सॉरी दिस वन इज इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड को मैं वही सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले रिएक्शन में क्या होगा, CH3 CH2 नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NaBr, हम पहले एक मॉलिक्यूल दिखा देते हैं। ओके, दिस वन इज अल्काइल सोडियम। अल्काइल सोडियम क्या करेगा, CH3 CH2 Na पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, CH2 CH2 BrH, ये इस पे हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये इधर ब्रोमीन यहाँ से बाहर, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव हाइड्रोजन को अटैक करेगा, तो क्या बन गया CH3 CH3 प्लस यहाँ पे CH2 CH2 के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, मीन्स एल्कीन के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे एल्केन बनेगा, और मेरा मेन प्रोडक्ट तो है ही, ये तो मैं साइड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मेन प्रोडक्ट तो है ही है मेरा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। जो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन रही है, यहाँ पे एविडेंस है कि जो रिएक्शन है वो इस तरह से परफॉर्म हुई है। अगर यहाँ पे अल्काइल सोडियम नहीं बनता तो जो ये रिएक्शन है, यहाँ पे रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे नहीं फॉर्म होते।
और यहाँ पे एक चीज़, हमारे पास SN2 SN1 दो टाइप की रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन होती है जनरली कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है, और जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें जनरली बैक साइड अटैक होता है। यहाँ पे क्या इसके बैक साइड अटैक है, तो जो रिएक्शन है वो SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म मीन्स बैक साइड अटैक। SN2 मैकेनिज्म कब होता है? जब बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। और SN1 में हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। एक तो ये हो गया सोल्यूशन फेज में। जब हम बात करते हैं वेपर फेज में जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। और जो फ्री रेडिकल के केस में अगर हम बात करें, फ्री रेडिकल वेपर फेज में क्या होता है कि जो एक प्रॉपर कंडीशन है फ्री रेडिकल जनरेशन के लिए, ये हम कह सकते हैं कि सुटेबल कंडीशन है फ्री रेडिकल के जनरेशन के लिए। तो जो हम वेपर फेज की बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होती है। और फ्री रेडिकल में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे अल्काइल रेडिकल जनरेट होता है। और जो अल्काइल रेडिकल होते हैं, अल्काइल रेडिकल एक अल्काइल रेडिकल दूसरे अल्काइल रेडिकल के साथ रिएक्शन करके एल्केन की फॉर्मेशन करता है। उसको हम देखते हैं कैसे होते हैं। रिएक्शन सेम है, सिंपल है। उसमें भी हम जो एविडेंस की बात करेंगे वहाँ पे हम साइड प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे अल्काइल रेडिकल बन रहा है तो मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट होगा। वेपर फेज थ्रू फ्री रेडिकल की हम बात करेंगे। वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लिख सकते हैं उसको, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास RX प्लस Na, मैं इसको रिएक्ट करूँगा R रेडिकल प्लस Na पॉजिटिव X नेगेटिव। R रेडिकल क्या करता है, दूसरे R रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा, या आप इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, दिस वन टू R रेडिकल, दिस वन टू NaX। यहाँ पर आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे RR, ये मेरे पास एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद हम एविडेंस की बात करते हैं। एविडेंस मीन्स यहाँ पे भी सेम साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, और उसी साइड प्रोडक्ट के बेसिस पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई वो फ्री रेडिकल के थ्रू हुई है। जैसे मैं बात करता हूँ CH3CH2 Br को अगर मैं 2 सोडियम के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा CH3CH2 रेडिकल प्लस Na पॉजिटिव X नेगेटिव। X नेगेटिव हेयर इज ब्रोमीन। अब होता क्या है, ये दूसरा जो मॉलिक्यूल है CH3CH2 रेडिकल H CH2 Br, दिस वन इज 2। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटिक या होमोलिटिक क्लीवेज होगी यहाँ पे, ये इधर ये इधर, तो इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा CH3 प्लस, और दिस वन इज एल्कीन प्लस NaBr। तो सेम यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेशन के थ्रू भी हमारे पास क्या आ रहा है, वहाँ पे साइड प्रोडक्ट बन रहा है। तो इन साइड प्रोडक्ट के बेसिस पे हम बात करते हैं कि जो रिएक्शन है हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। ये हमारे पास वुड्स रिएक्शन थी, ठीक है। इसके बाद हम रिएक्शन करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन इज कोरेहाउस रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन की जो हम बात करते हैं वो हमारे पास रिएक्शन है कोरेहाउस रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास कोरेहाउस रिएक्शन। ये रिएक्शन को अगर बात करूँ, ये रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन से ज़्यादा बेनिफिशियल है। या कह सकते हैं कि इसमें जो साइड प्रोडक्ट है वो नहीं बनता, और जो यील्ड रहती है रिएक्शन की वो भी यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुड्स रिएक्शन अगर बात करूँ। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ये भी एक सेकंड वेरिएशन है वुड्स रिएक्शन का।
वुड रिएक्शन का सेकंड वेरिएशन यहाँ पर यूज करते हैं लिथियम डाई अल्काइल कुप्रेट R2CuLi प्लस सेम साथ में अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हम कह सकते हैं साथ में THF टेट्राहाइड्रोफुरान जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है R डैश प्लस अल्काइल कॉपर प्लस लिथियम हैलाइड बनेगा और साथ में दिस वन इज एल्केन, दिस वन इज अल्काइल कॉपर और ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे लिथियम हैलाइड। अब हमारे पास यहाँ पे रहता है डाई अल्काइल कुप्रेट को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और THF। सेम रीजन वही है कि ड्राई ईथर या THF जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वाटर फ्री होता है, उसे वाटर मॉइस्चर नहीं होता बिल्कुल भी, 100% ड्राई होता है वो, क्योंकि यहाँ पे हम कॉपर लिथियम मेटल यूज कर रहे हैं। हमारे जो रिएजेंट है उसमें लिथियम मेटल है और लिथियम मेटल क्या करेगा वही सेम लाइक सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो जिसमें एनर्जी ज़्यादा रिवॉल्व होती है, रिलीज होती है, और जो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है जो हमारे पास वो हमारे जो रिएक्टेंट है उसको वहाँ पे डिकम्पोज कर सकती है और जो हमारी रिएक्शन कंडीशन है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। हमारी जो टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा और जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हम वहाँ पे इंक्रीज जाते हैं वो हमारे पास वहाँ पे नहीं बनेगा। अब उसके बाद आते हैं सिलिकॉन जो R2CuLi है, जिसमें लिथियम डाई अल्काइल कुप्रेट। हम जो थर्ड रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं वो कोरेहाउस रिएक्शन है। कोरेहाउस रिएक्शन क्या है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसकी यील्ड भी अच्छी है और जो साइड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट के चांसेस नहीं है, लेकिन इसमें हमें जो रिएजेंट यूज़ करना पड़ता है वो हम यूज़ करना पड़ता है लिथियम डाई अल्काइल कुप्रेट। लिथियम डाई अल्काइल कुप्रेट। लिथियम डाई अल्काइल कुप्रेट अल्काइल वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि आर ग्रुप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर मिथाइल है तो डाई मिथाइल कुप्रेट, अगर इथाइल है तो डाई इथाइल कुप्रेट, हमारे पास वो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम जो यूज करते हैं ड्राई ईथर हम यूज करते हैं, THF भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है, वो ड्राई ईथर में हमारे पास हम यहाँ पे डाई इथाइल ईथर भी यूज करते हैं, वही सेम जैसे हम वुड्स रिएक्शन में यूज करते हैं C2H5 ऑक्सीजन C2H5 अल्केन बनता है, साथ में अल्काइल कॉपर प्लस साथ में लिथियम हैलाइड बनता है। ड्राई सोलवेंट हमें यूज करना है, अगर हम हमारे जो सोलवेंट में वाटर कंटेंट अगर वहाँ पे हुआ तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो रिएक्शन की कंडीशन है वो चेंज हो जाएंगी और जो टेम्परेचर है वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और वहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। अब हम बात करते हैं लिथियम डाई अल्काइल कुप्रेट कि लिथियम डाई अल्काइल कुप्रेट को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसको कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास बनता है यहाँ पे RCu प्लस X नेगेटिव। RCu को फिर हम लिथियम के साथ ट्रीट करते हैं, सॉरी हम यहाँ पे सबसे पहले जो करते हैं हम वो करते हैं, हम अल्काइल हैलाइड को लिथियम के साथ करते हैं, यहाँ पे अल्काइल लिथियम बनता है प्लस X नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल लिथियम बनता है। CH3 अल्काइल लिथियम इज आल्सो एन रिएजेंट। अल्काइल लिथियम भी हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में हमारे पास एक रिएजेंट होता है, इसको भी हम रिएक्शन में यूज करते हैं। और हम कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं उसकी, यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हमारे पास उस केस में बनता है R2CuLi कॉपर आयोडाइड प्लस लिथियम आयोडाइड। लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्काइल लिथियम बनेगा, X नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, RLi अल्काइल लिथियम
कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे R2CuLi प्लस Li। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता क्या है, उसके बाद हमारे पास कोई भी, ये हमारे पास सिंपल था, अब हम इसमें जैसे मैं बात करता हूँ, अगर मेरे पास है मिथाइल आयोडाइड को मैं सबसे पहले क्या करना है, लिथियम के साथ ट्रीट करूँगा, मिथाइल लिथियम बनेगा। सॉरी यहाँ पे जो वो रहेगा ड्राई ईथर ही रहेगा हमारे पास, जो सॉल्वेंट रहेगा, इसको मैं फिर कॉपर और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा, कॉपर आयोडाइड को ड्राई ईथर, तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा CH3 ट्वाइस CuLi। यहाँ पे होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जनरली जो ये रिएजेंट रहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है। अब ये क्या करेगा, मेरे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा, इसमें हम किसी भी तरह का अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन की हमने एक लिमिटेशन बताई थी कि हम वहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड्स को नहीं यूज कर सकते। तो वहाँ पे ब्रांच, जो अगर हमें कोई ब्रांच प्रोडक्ट बनाना है, जो हमारे पास एल्कीन्स, अगर वहाँ पे कोई ब्रांचिंग वाला है तो वहाँ पे वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे एल्कीन्स, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। हम देखते हैं जैसे मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH Br, मेरे पास इस टाइप का कोई है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से Br निकल जाएगा, बनेगा क्या हमारे पास CH3 CH2 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 CH3 प्लस CH3 Cu मिथाइल कॉपर, और ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, इस तरह से होगा। सेम जो मैंने यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड लिया है, अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मिथाइल आयोडाइड, या मैं इसको चेंज कर लेता हूँ या मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सपोज कर मेरे पास यही रिएजेंट है और मैं इसको सेम रिएजेंट को मैं ट्रीट कराता हूँ CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पे है ब्रोमीन, तो ये इसके साथ क्या बनाएगा, ये यहाँ पे ब्रांच्ड CH2 CH CH2 CH3, मीन्स हम यहाँ पे ब्रांच प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है इस रिएक्शन का, कोरेहाउस रिएक्शन का, कि वुड्स रिएक्शन में हम क्या सिर्फ साइड चेन प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में क्या हमारे पास किसी भी तरह का अल्काइल हो, ओड नंबर कार्बन हो, इवन नंबर कार्बन हो, सिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल हो, ब्रांच्ड हो, साइड चेन हो, हम हर तरह के प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या है इस रिएक्शन में कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसकी कोई कंडीशन नहीं है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हम जिस तरह का डिजायर्ड प्रोडक्ट हम चाहते हैं, जिस तरह का डिजायर्ड एल्केन्स हम यहाँ पे चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या अपने उसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो इसलिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस रिएक्शन का वुड्स रिएक्शन के कंपैरिजन में यही है कि हम यहाँ पे ब्रांच प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, या साइड चेन जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं वो प्रोडक्ट भी हम यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पे वुड्स रिएक्शन में क्या था कि अगर कोई वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, एक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, तो उस केस में रिएक्शन नहीं पॉसिबल थी, हम उस रिएक्शन उस तरह के रिएक्टेंट वहाँ पे नहीं यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अगर कोई रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी है तब भी हम इस तरह के रिएक्टेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जो सिंथेसिस ऑफ एल्केन्स हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था स्टडी करना, हमने इसमें 3 रिएक्शन स्टडी किए हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्केन्स। सेकंड इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमने उसकी लिमिटेशन देखी है, इंपॉर्टेंस देखी है, साथ में उसके 2 मैकेनिज्म देखे हैं हमने उसमें, एक सोल्यूशन फेज में, सेकंड इज द सोल्यूशन फेज में, और सेकंड जो किया था हमारे पास वहाँ वेपर फेज में था। थर्ड रिएक्शन हमने स्टडी किया कोरेहाउस रिएक्शन। कोरेहाउस रिएक्शन में हम लिथियम डाइल्काइल क्यूपरेट या लिथियम डाइमिथाइल क्यूपरेट, लिथियम डाइथाइल क्यूपरेट डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप, और जिस तरह का ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे अल्काइल ग्रुप है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये भी हमने देखा कि जो हमारे पास कोरेहाउस रिएक्शन है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू वुड्स रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास इसमें एक टाइप की और रिएक्शन रहती है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है 3 टाइप की रिएक्शन होती है सिंथेसिस ऑफ एल्केन में,
आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके रिगार्डिंग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको अगर कोई किसी चीज़ पे कहीं पे कोई क्वेरी है तो मैं उसकी रिगार्डिंग आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।